अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कासिम खटक, बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। आज के बायो एनर्जेटिक के टॉपिक के साथ हाजिर हो। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के टॉपिक बायो एनर्जेटिक में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये टॉपिक मैंने इतना आपको आसान कर दिया है कि ये आपके 9 की स्टूडेंट के लिए भी और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट दोनों के लिए इसमें मवाद मौजूद है। अगर आप 9 के स्टूडेंट हो, आप 9-10 के स्टूडेंट हो, उसके लिए भी, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो बायोलॉजी की, तो ये बेसिक जो दो प्रोसेस है इसमें आज मैं आपको डिफरेंट बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि आखिर में मैंने एक रिएक्शन, ये आपको नजर आ रहा है, ये लिखा है, ये रिएक्शन में आप देख लें, ठीक है। तो जी, सबसे पहली डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मीनिंग में डिफरेंट है, वो जो मैंने लिखी नहीं है। फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू बिल्ड अप, यानी लाइट की रोशनी में जब प्लांट कोई फूड बनाए, ठीक है ना, स्टार्च बनाए, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जबकि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? दे ब्रेक डाउन अ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी with the help of enzyme is called respiration. क्लियर? तो जी, यानी इसमें बनना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने बनना है। आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां पर इस्तेमाल, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का एक मकसद ये भी है ताकि इसमें एनर्जी ज्यादा हो। फिर ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में बन जाती है। एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल में 38 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी करेंसी की शक्ल में, जिस शक्ल में मौजूद होती है, वो कहते हैं कि एटीपी। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब यह है कि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। ये देखो, आप यहाँ पर रिएक्शन को देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट, अब इसको कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। जबकि केटाबॉलिक, केटा का मतलब है कि जिसमें तोड़ फोड़ हो जाए। अब देखो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, इसकी तोड़ फोड़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की शक्ल में। तो इस तरह की रिएक्शन में जब हो तो फिर हम कहते हैं कि ये केटाबॉलिक है, ठीक है ना। केटा, आप ये मेटाबॉलिक की दो सब टाइप है, एक एनाबॉलिक जिसमें सिंपल मॉलिक्यूलों से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और केटाबॉलिक जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूलों में कन्वर्ट हो जाए ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है ना, उससे फिर एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी हम ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल, दोनों अपने वाइटल एक्टिविटीज के लिए इसको इस्तेमाल करती है। तो जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज एज ए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं कि जो कि द मटेरियल विच इज यूज फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। यहां पर आपको देख सकते हो, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, तो ये यहां पर रॉ मटेरियल है, जबकि यहां पर ये प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां पर प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन में। तो ये चीज जी, फोटोसिंथेसिस में एक और चीज जी, इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है तो ऑक्सीजन लाइब्रेट, ऑक्सीजन खारिज हो जाता है। यहां पर ऑक्सीजन, आपको मैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में बता चुका हूं कि ये वो ऑक्सीजन है जो पानी से, फोटोलाइसिस से हमें हासिल है, ये ऑलरेडी आप इसके लिए, तो ऑक्सीजन इज लाइब्रेटेड, यहाँ पर ऑक्सीजन खारिज हो जाता है, यानी इसकी जरूरत नहीं होती। जबकि यहाँ पर रेस्पिरेशन में एनर्जी हासिल करने के लिए आपको ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। आल तो रेस्पिरेशन का एक किस्म वो भी है कि जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती, अक्सर मेजॉरिटी। आपको पता है कि एरोबिक और एनएरोबिक पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको फिर क्लियर हो जाएगा।
आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं, जबकि एनारोबिक में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बनते हैं। तो मैं एरोबिक की जिक्र करूंगा, एनारोबिक का यहाँ पर तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मास एनारोबिक में जहां पर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती। ये सिर्फ ग्रीन प्लांट में होंगे। फोटोसिंथेसिस उन सेल में होंगे जहां पर क्लोरोफिल होगा, और आपको पता है कि क्लोरोफिल कहां पर है, क्लोरोप्लास्ट में। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट आपके सेल में होगा, जबकि रिस्पायरेशन जितनी भी सेल है आपके बॉडी के अंदर, जितनी भी अरब खरब सेल है, इन सब सेल में रिस्पायरेशन होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रोसेस कौन सा है, ठीक है ना जी। यानी रिस्पायरेशन किसी भी सेल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर सेल में हो सकता है जी। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है। देखो ये ग्लूकोज, इसके अंदर 38 मॉलिक्यूल, 38 एटीपी एनर्जी स्टोर है। तो ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। और रिस्पायरेशन में जब हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो इससे ये देखो एनर्जी, ये मैंने लिखी है यहाँ पर, आप 38 एटीपी को लिख सकते हैं ताकि आपको मजीद भी कंफर्म हो जाए एक ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज इसलिए होगी कि अब तो वाइटल काम करने हैं। आपको पता है एनर्जी मींस पावर टू वर्क, तो अब तो काम करना है, तो काम करने के लिए तो एनर्जी रिक्वायर है। किसी नर्व इम्पल्स ने जाना है सेंसरी रिसेप्टर से मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या आंखों ने विजन का काम करना है, एयर ने हियरिंग का काम करना है, मसल ने कंट्रैक्शन करनी है, मसल ने रिलैक्सेशन करनी है, स्टमक ने डाइजेशन करनी है, लीवर ने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, किडनी ने एक्सक्रीशन करनी है। तो इन कामों के लिए तो एनर्जी रिक्वायर होगी ना। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो रेस्पिरेशन से आएगी, कंफर्म। इसके बाद है ये फोटोसिंथेसिस, चूंकि ग्रीन पार्ट ऑफ सेल में है, आपको पता है कि ग्रीन रिका पर होगी। आप सेल के अंदर बहुत सारे अर्गेनील है, एक अर्गेनील है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं कि जिसमें ग्रेना, स्टोरमा, ये सारी चीजें मौजूद होती है। जबकि रिस्पायरेशन भी क्या है, सबसे ज्यादा रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक वजह उसमें यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसमें बहुत सारे रिस्पायरेटरी एंजाइम मौजूद है, इसलिए फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ कुछ एनएरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई में ये साइटोप्लाज्म में वाक़ होते हैं, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी आती है, वो मौजूद नहीं है। इसलिए कुछ एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में फिर साइटोप्लाज्म में रिस्पायरेशन होता है। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होगी, जबकि फोटोसिंथेसिस वन एंड ओनली पार्ट व्हिच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें होगी। फोटोसिंथेसिस करने से जब कोई भी प्लांट, आपको पता है कि प्लांट ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस की वजह से है। जब कोई भी प्लांट, आपको यह भी पता है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं है। इस सच एनिमल मौजूद नहीं है इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो प्लांट में जो भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा उसमें गेन वेट होगा, यानी वजन वो हासिल करेगा, क्योंकि फूड बन रहा है। अब फोटोसिंथेसिस से वेट हासिल होगा। आप फलदार प्लांट को देखते हो तो उसकी कितने टन, कितना किलो, कितने मन उनमें फल मौजूद, वेजिटेबल मौजूद होते हैं, फ्रूट मौजूद होते हैं, आप देखते हो। तो ये गेन वेट है। जब हम उनसे वो काट लेते हैं तो फिर उसका वजन यानी वो हल्का हो जाता है, ठीक है ना। आप देख तो प्लांट गेन वेट। जबकि रिस्पायरेशन में जब एनर्जी एक वर्क वाइटल एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो जाती है तो उससे वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना, यानी वजन में कमी आती है। दोनों एक दूसरे के उल्ट है बस जी। इसके बाद है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी रिक्वायर है। तो लाइट एनर्जी आपको पता है कि एक
one and only source for light energy is sunlight, सोलर एनर्जी इसको यहां से मिलती है जी। और जबकि रिस्पायरेशन में भी कोई भी प्रोसेस बगैर एनर्जी के नहीं चलता, तो रिस्पायरेशन में केमिकल एनर्जी होती है। एटीपी क्या है, एनएडीपी क्या है, ये सारे केमिकल्स कंपाउंड है, उसके अंदर एनर्जी है, तो ये इट इज द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जब एटीपी के जरिए मैं चलता हूं तो ये काइनेटिक एनर्जी है, मैं किसी चीज को उठाता हूं तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो उस एनर्जी को, ये केमिकल एनर्जी जब किसी दूसरे शक्ल में तब्दील होती है, तो यही कंसेप्ट तो बायो एनर्जेटिक का है ना। तो केमिकल एनर्जी, रिस्पायरेशन केमिकल एनर्जी के जरिए होती है, एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसके बाद इस केमिकल एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म में ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दोनों इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक और डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है कि ये सिर्फ दिन के वक्त, आपको पता है कि सूर्य सिर्फ दिन के वक्त होगा, जबकि रेस्पिरेशन में डे नाइट का सिलसिला हर वक्त। अगर आप सो रहे हैं तो उस वक्त भी आपके हार्ट तो पंपिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो एनर्जी रिक्वायर है। दिमाग तो उसमें किस्म किस्म के ड्रीम्स आते हैं, उसमें नर्व तो चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो हर वक्त बॉडी के अंदर विसरल पार्ट में, यानी अंदर पार्ट या बाहर के पार्ट में काम होते रहते हैं, तो इन कामों के लिए एनर्जी हर वक्त रिक्वायर है, और वो एनर्जी रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन अगर डे नाइट, ठीक है। अब जी फोटोसिंथेसिस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बनता है, जबकि रेस्पिरेशन डिस्ट्रक्टिव ब्रेक डाउन। जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, तो उसको हम, या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि रेस्पिरेशन में यही ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होकर वो एनर्जी जो इसमें मौजूद है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। अब ये देखो, वो एनर्जी रिलीज हो गई, एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल में 38 कैलकुलेशन से साबित हो चुके हैं, तो भाई बात करें। इसके बाद है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप में मुकम्मल होता है। एक लाइट रिएक्शन है, इस पे ऑलरेडी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड की है कि लाइट रिएक्शन क्या है। अब दूसरी क्या है, डार्क रिएक्शन है, इस पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो 2 स्टेप में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मुकम्मल होती है। ये रिएक्शन किस तरह हुआ है, इसका सारा मैकेनिज्म 2 स्टेप में, जबकि रेस्पिरेशन में 4 स्टेप है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा, इसके बाद पायरुविक एसिड बनेगा, इसके बाद फिर पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के बाद फिर क्रेब्स साइकिल शुरू होगा, जो कि सक्सीनेट, मालेट और मालेट पर खत्म होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम A3, इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके आखिर खत्म हो जाएगा। तो इसके 4 स्टेप है, बास किताबों में 3 भी लिखे हैं। तो ये ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस लाइफ के लिए जरूरी है। आपको मैं एक बात ये बताऊं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं है। इसलिए हम प्लांट को ऑटोट्रॉप कहते हैं, जबकि एनिमल को हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं, इस प्रोसेस की वजह से। जबकि ये क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस फैक्ट्री है, ठीक है ना, अगर फोटोसिंथेसिस मजदूर है, ठीक है ना, तो इस मजदूर ये फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो रिस्पायरेशन है, और ये फैक्ट्री फोटोसिंथेसिस है। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट है, दोनों प्लांट और एनिमल के लिए रिक्वायर है। अगर खुदा न करे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस न हो, तो फिर रिस्पायरेशन किसकी होगी, किसी चीज की भी नहीं होगी। तो पहले प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, फिर रिस्पायरेशन होगा। दुनिया में जितनी भी एनिमल है, ख्वाह वो ऑटोट्रॉप हो वा हेटेरोट्रॉप हो, इन दोनों प्रोसेसों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसका कोई रिलेशन लाजमी तौर पर है। प्लांट में सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा, जबकि प्लांट और एनिमल में दोनों में रिस्पायरेशन प्रोसेस होगी। प्लांट भी अपने लिए खुराक स्टोर करते हैं, फिर उसमें ब्रेक डाउन करती है। रिस्पायरेशन का ये कंसेप्ट कि ऑक्सीजन अंदर चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड जानवरों में बाहर रह गया, ये कंसेप्ट डियर स्टूडेंट आपका इस स्टेज में नहीं है। उसको हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ताबीर करते हैं, उस कंसेप्ट को। एक ब्रीथिंग, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
एक रेस्पिरेशन, ये अलग अलग कंसेप्ट रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल इतना ही है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के हवाले से। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो को एक लाइक दो और दूसरे अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अपने लिंक्स से व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, मुख्तलिफ जो जितनी भी आपके सोशल मीडिया सोर्सेस है उनसे से ज़्यादा मुख्तलिफ एजुकेशन और स्कूल्स के स्टूडेंट के ग्रुप्स में इसको शेयर करना न भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ, जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।